हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुलवीर कौर। तो आज से हम शुरू करेंगे टीजीटी पीजीटी के कई सारे राइटर्स, जितने भी राइटर्स हैं उनकी लाइफ्स को, उनके वर्क्स को डे बाय डे उनको डिस्कस करने की। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। ऑफ कोर्स आप जानते होंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लिटरेचर के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि उनके बिना रोमांटिक एज की शुरुआत ही नहीं मानी जाती है। रोमांटिक एज की शुरुआत ही किन से मानी जाती है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ से मानी जाती है। तो आइए देख लेते हैं इनकी लाइफ को और इनके आगे की चीज़ों को हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इनकी अर्ली लाइफ को देख लेते हैं, इनकी एजुकेशन को देख लेते हैं। ठीक है, अर्ली लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा एक मिसफॉर्चून इनके साथ चला है कि ये बहुत ही अर्ली एज में ऑफन हो गए थे। क्या है इनका डेट ऑफ बर्थ जो था 7 अप्रैल 1770 था। कॉकर माउथ इनके बर्थ प्लेस अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आप ध्यान देंगे कि कॉकर माउथ कम्बरलैंड लेक डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड में है। ये 7 अप्रैल 1770 को वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। उसके बाद इनकी मदर जो है वो 1778 में, मतलब कि वो जब सिर्फ 8 साल के थे तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। एंड आफ्टर दैट उनके फादर की डेथ कब हो गई थी? तो उनके फादर की डेथ हो गई थी जब वो सिर्फ 13 साल के थे, यानी 1783 में। 1783 तक ये क्या हो गए थे? ऑफन्ड हो गए थे और इनको पाला पोसा था इनके रिलेटिव्स ने इनको पाला पोसा था। लेकिन ऑफ कोर्स पेरेंट्स की कमी तो कोई नहीं पूरा कर सकता, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे नेचर से। और इनकी जो वर्क्स थे उसमें थीम ऑफ लॉस अक्सर आपको मिलेगा, इसमें। ठीक है, इनकी एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में ये पढ़े लिखे थे। 1787 में इनका ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ था और 1791 में इनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। आगे की स्टडीज़ इन्होंने फ्रांस में की थी। ये इनकी अर्ली लाइफ हो गई। आइए जानते हैं इनके बारे में अगला कुछ, है ना। अगला क्या जानते हैं इनके बारे में? वेट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट है इनके की लाइफ इवेंट। मतलब लाइफ इवेंट का जो इनके लाइफ इवेंट है उनमें कई सारी चीज़ें इनकी पूछी जाती है। जैसे इनकी लवर पूछी जाती है, इनकी जो डॉटर हुई थी, जो एक इलेजिटिमेट एक डॉटर थी, उसके बारे में पूछा जाता है। तो वो आपको बता देते हैं। 1790 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये विज़िट करने गए थे फ्रांस को, और वहाँ पे उन्होंने रिवॉल्यूशनरी आइडियल्स को भी अपनाया था। और उसके बाद इनका जो ये एंथुजियाज्म था वो डिसइल्यूजनमेंट की तरफ चेंज हो गया था। आपको क्या याद रखना है कि 1790 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1790 में ये फ्रांस गए थे विज़िट करने के लिए, और वहाँ से इन्होंने ये चीज़ सीखी थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो भी आइडियाज़ थे उनको इन्होंने फॉलो करने की सोची थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ था? तो नेक्स्ट 1791-92 में ये क्या हुए थे? कैरोलिन इनकी बेटी का नाम है, ठीक है, जो कि इनकी लवर एनेट वेलन से हुई थी। एनेट वेलन जो कि इनकी लवर थी फ्रांस में, उनसे इनकी एक बेटी हुई थी कैरोलिन। ये उसके फादर बने थे और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से इन्होंने क्या किया? मैरिज उनसे नहीं की थी, एनेट वेलन से। और 1795 में डोरोथी और अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ ये हो गए थे। और कहाँ पे सेटल्ड हो गए थे? सॉमरसेट में। ठीक है, सॉमरसेट नाम की जगह में ये सेटल हो गए थे जब ये 1795 में ये अपनी सिस्टर के साथ रहने लग गए थे। ओके, और उसके बाद इनका आया 1802 में इन्होंने मैरिज की किससे? अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड मैरी हचिनसन से। आपको ये याद रखना है कि एनेट वेलन जो थी वो इनकी लवर थी, कैरोलिन जो थी वो एनेट वेलन से हुई इनकी बेटी थी, और मैरी हचिनसन जो थी वो इनकी वाइफ थी। और 1843-1850 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम का। इससे एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है कि ये पोएट लॉरेट कब बने थे? तो ये इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था कब? तो 1943 में। और इनको पोएट लॉर्डशिप से हटाया क्या गया था? उनकी डेथ ही हो चुकी थी 1850 में।
तो तभी इनको यहाँ से वो किया गया था, तभी ये हटे थे। 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ के बाद किनको बना दिया गया था, तो इनकी डेथ के बाद अल्फ्रेड टेनीसन को बना दिया गया था। अगला आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ जाते हैं हम मोमेंट में, ठीक है। इनका करियर और रोमांटिक मूवमेंट का क्या है, तो वर्ड्सवर्थ का रोल क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एल टी के मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है कि रोमांटिक मूवमेंट में वर्ड्सवर्थ का रोल क्या रहा था। तो वर्ड्सवर्थ का रोल ये रहा था कि वर्ड्सवर्थ को फाउंडर माने जाते हैं इंग्लिश रोमांटिसिज्म के, ठीक है। इंग्लिश रोमांटिसिज्म के ये को फाउंडर माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने शिफ्ट किया था रीज़न से, जो कि नियो क्लासिकल का बेस कैरेक्टरिस्टिक था कि रीज़नेबल एक वो होती थी, पोइट्री वगैरह होती थी, उसमें रीज़न बहुत होता था, लॉजिक बहुत लगते थे। लेकिन इन्होंने किस पे फोकस किया था, इंडिविजुअल पे। इन्होंने किस पर फोकस किया था, इमोशन पे, लोगों के इमेजिनेशन पे, उस पर फोकस किया था। इनके अकॉर्डिंग तो पोइट्री, जो इनकी पोइट्री की इनकी डेफिनेशन थी वही थी कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, मतलब अकेले में बैठे हुए जो आपको एक पावरफुल फीलिंग्स आती हैं अंदर, वो जो फीलिंग्स जिस लैंग्वेज में आप, मतलब जिस तरीके से आप उसको बयान कर पाते हैं, वही आपकी क्या हो जाती है, पोइट्री कहलाती है। ये क्या थे, नेचर को टीचर मानते थे, नेचर को ही ये हीलर मानते थे और नेचर को ही मोरल फोर्स मानते थे। मतलब इनके लिए नेचर ही इनका सब कुछ था। नेचर से ही इन्होंने अपनी लाइफ की जो बड़े फीलिंग्स को फील किया था, वो इन्होंने नेचर्स के थ्रू ही फील किया था कि नेचर को ये टीचर मानते थे, नेचर को ही हीलर मानते थे और नेचर को ही मोरल फोर्स मानते थे। और पैंथिस्टिक वर्ल्ड व्यू था, ये ऐसा नहीं सोचते थे कि मतलब रीज़न के हिसाब से सोचे या मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा करके सोचे। ये पूरे वर्ल्ड को एक ही दृष्टि से देखते थे, नेचर के रूप में और ह्यूमन के रूप में, ठीक है। इसके बाद ये टर्म बहुत पूछी जाती, द लेक पोएट्स, ये अक्सर पूछी जाती है आपके एग्जाम में कि द लेक पोएट्स कौन कौन थे। तो द लेक पोएट्स में 3 मेजर पोएट्स आते हैं। कौन आते हैं 3 मेजर पोएट्स, तो वर्ड्सवर्थ आते हैं, कॉलरिज आते हैं और साउदे आते हैं। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदे ये आते हैं आपके ये कहलाते हैं आपके लेक पोएट्स, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे। वर्ड्सवर्थ किसको मानते थे, तो नेचर को मानते थे। और कॉलरिज किसको मानते थे, तो सुपर नेचुरल पावर्स को मानते थे। कॉलरिज की पोएट्री में कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल एलिमेंट आपको मिलेगा। और साउदे किसको माना करते थे, साउदे मानते थे हिस्टोरिकल रोमांस को। साउदे के जो भी पोएट्री होगी उसमें आपको ये एलिमेंट ज़रूर मिलेगा, हिस्टोरिकल रोमांस वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं हम और आगे हम देखते हैं वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की लिरिकल बैलेट्स, जहाँ से आपके रोमांटिक एरा की शुरुआत होती है लिरिकल बैलेट से। लिरिकल बैलेट कब पब्लिश हुआ था, तो 1798 में हुआ था। इसमें प्रीफेस कब ऐड किया गया था, तो 1800 में ऐड किया गया था। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन था, लेटेस्ट जो एडिशन था, वो कब था, तो 1802 में था, ठीक है। पार्टनरशिप इनकी कब हुई थी, तो ये वर्ड्सवर्थ कॉलरिज से मिले थे। कब मिले थे, 1795 में समरसेट में, जहाँ पे ये अपनी सिस्टर के साथ शिफ्ट हो गए थे। आपको याद होगा, अपनी सिस्टर के साथ ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ समरसेट में ये शिफ्ट हो गए थे। और वहीं पे ये किससे मिले थे, वहीं पे ये मिले थे क्या कहते हैं, कॉलरिज से, ठीक है। और उनकी जो पोइट्री, जो इनकी विज़न था इनकी पोइट्री का, वो कॉमन लाइफ थी, ना कि कोई एस्ट्रोकेटिक थीम थी, ना कि उनके दिमाग में ये था कि मुझे बहुत लॉजिकल लेना है। उनका ये था कि इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे हम लोग जो भी लिरिकल बैलेट्स में जो भी पोएम्स रहेंगी, वो इंडिविजुअल फीलिंग्स पे, इंडिविजुअल इमोशंस पे ही फोकस करती होगी, ठीक। अब लैंडमार्क कनेक्शन है क्या लिरिकल बैलेट्स इनका, क्योंकि यहीं से बर्थ ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म माना जाता है। तो वर्ड्सवर्थ किसके बारे में बताते थे अपनी पोएम में, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम थी वो किसके बारे में बताती थी, तो रस्टिक लाइफ के बारे में। और कॉलरिज की जो पोएम थी वो बताती थी सुपर नेचुरल के बारे में, सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में। और वर्ड्सवर्थ का मैनिफेस्टो, उन्होंने पोइट्री को किस तरह डिफाइन किया ये आपको बता चुके हैं कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये रहता था। प्रीफेस इनका कब ऐड हुआ था, 1800 में ऐड हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद है कि लिरिकल बैलेट्स 1798 में बिगनिंग ऑफ रोमांटिक एज, और ये प्रीफेस इनका, ठीक।
लेकिन इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे कलेक्शन में जो पोएम थी 23 पोएम थी। ऑफकोर्स आपको आई थिंक मालूम होना चाहिए कि इनके पूरे पोएट्री कलेक्शन में 23 पोएम थी, जिसमें से आपकी 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम किनकी थी, तो 4 पोएम इसमें कॉलरिज की थी। ठीक है, टिंटन एबी जो कि इसी पोएम की लास्ट पोएम थी, ये उनकी सबसे फेमस पोएम थी। ठीक है, ये उस कलेक्शन की लिरिकल बैट की सबसे फेमस पोएम थी टिंटन एबी, जिसका फुल टाइटल ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, कई बार आ जाता है एग्जाम में। लाइन्स रिटन इन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स ऑन रिटर्न टू वाई रिवर। ये ज़रूर पूछा जाता है कि उसमें किस रिवर का, किस वैली का जिक्र हुआ है, तो वाई वैली का जिक्र हुआ है इसमें। अच्छा, इसका की थीम्स क्या थी और की मतलब इम्पॉर्टेंट एग्जाम लाइंस को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, बाकी इसको हम डिटेल में इन वर्क्स को हम डिस्कस करेंगे। की थीम क्या थी, तो नेचर एज अ मोरल गाइड एंड स्पिरिचुअल हीलर की तरह काम कर रहा था। पावर ऑफ मेमोरी थी जो कि सस्टेन कर रही थी सोल को। पैंथिज्म, डिवाइन प्रेजेंस ऑफ नेचर, मतलब नेचर हर जगह प्रेजेंट है और नदी में भी उनको नेचर दिख रहा होता है, यहाँ तक कि फ्लावर्स में भी उनको नेचर दिख रहा होता है। तो वो डिवाइन जो हर जगह नेचर की खूबसूरती है, जो हर जगह नेचर एज अ टीचर उनके लिए खड़ा रहता था, उसके बारे में टिंटन एबी में इन्होंने बताया। 3 स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप विद नेचर इन्होंने उसमें डिस्कस की है। और क्या है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। The anchor of my purest thought, the nurse, the guide and the guardian of my heart। ये जो लाइंस हैं ये टिंटन एबी की ही लाइंस है। बाकी वो कितना इम्पोर्टेंट है कि इसमें पूरा नहीं कवर किया जा सकता है, हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से हम लॉन्ग वीडियो में, दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट इनकी जो पोएम थी द प्रिल्यूड। ऑफकोर्स इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है। ये 1850 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, लिखा कब गया था, तो 1805 में लिखा गया था, लेकिन इसको पब्लिश किया था उनकी वाइफ ने, मैरी हचिंसन ने। कब, 1850 में। ठीक है, तो इसकी की थीम क्या थी, की थीम थी इसकी ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ठीक, तो पोएट के माइंड की जो ग्रोथ है चाइल्डहुड से लेकर के उसकी मैच्योरिटी लेवल तक, उस पोएट के माइंड को दिखाया गया है। नेचर एज एन एजुकेटर एंड एज अ मोरल फोर्स, इस जो पोएम में दिखाया गया, इस एपिक पोएम में दिखाया गया है कि नेचर एक एजुकेटर और एक मोरल फोर्स की तरह काम करता है, और इमेजिनेशन जो है वो एक क्रिएटिव पावर शो करती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या शो करता है, होप एंड एल्यूजनमेंट शो करता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या शो करता है, होप एंड डिसइल्यूजनमेंट शो करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इससे क्या है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है इससे, सब टाइटल है इसका ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ये जो इनको टाइटल दिया था ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये किसने दिया था, खुद वर्ड्सवर्थ ने दिया था, जबकि द प्रिल्यूड टाइटल इनको दिया था मैरी हचिंस, इनकी वाइफ नहीं, मैरी हचिंसन नहीं। ठीक है, और ये कब लिखी गई थी, तो 1799 से 1805 में लिखी गई थी और रिवाइज की गई थी ये उनकी डेथ पे। बुक 1 जो है पोएट स्टीलिंग एपिसोड को बताती है, जिसमें कि गिल्ट वर्सेस नेचर, गिल्ट एंड नेचर का मोरल पावर, नेचर का जो मोरल पावर है कि किस तरीके से नेचर हमें सिखाता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, इसके बारे में ये बताया गया है। द लूसी पोएम, ऑफकोर्स हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं द लूसी पोएम्स के बारे में, तो ये द लूसी पोएम्स भी इनकी बहुत फेमस पोएम्स हैं, जिसमें 5 पोएम्स मेनली आती हैं, और वो 5 पोएम कौन सी हैं, तो स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, 3 years she grew, a slumber did my spirit seal, and I travelled among unknown men। ये 5 पोएम के लाइन आपको याद होनी चाहिए, ये 5 पोएम के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि लूसी पोएम में कौन सी 5 पोएम्स आती हैं। तो अगेन हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, 3 years she grew, a slumber did my spirit seal, and I travelled among unknown men। ठीक है, उसके बाद की थीम और लाइन इसकी देख लेते हैं, जो कि बहुत थोड़ी ही लिखी हैं, लेकिन इनको हम डिटेल में, हमने कहा जैसे कि कहा कि हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ये भी नहीं कि ज़बरदस्ती हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, तो ब्यूटी, डेथ एंड लॉस के बारे में बताया गया है।
तो ल्यूसी के बारे में बात करता है, आइडियलाइज करती है जो कि इनोसेंस को, नेचर एज अ नर्चरिंग येट इनडिफरेंट। मतलब लूसी का जो करेक्टर है उसके बारे में बताया गया है कि लूसी जो है वो पूरी तरीके से नेचर के साथ ही पलती बढ़ती है, और किस तरीके से नेचर के अंदर एक नर्चरिंग पावर भी है, वो बच्चों को नर्चर तक कर सकता है, इस तरीके की पावर भी है, ये दिखाया गया है लूसी पोएम्स में। अब इसकी लाइन क्या है, तो अब वायलेट बाई अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। उसके बाद रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, ये दिखाया गया है इसमें। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनके अगले वर्क पर, देखते हैं कौन सा है इनका अगला वर्क। ओके, अगला वर्क इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस पोएम से, इस पूरी पोएम से कई सारी लाइंस आती हैं आपके एग्ज़ाम में। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये है 1807 में पब्लिश हुआ वर्क इनका। इसका पूरा टाइटल कई बार आता है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। एक्सप्लोर करता है ये चाइल्डहुड को, मेमोरी को, लॉस ऑफ डिवाइन विजन को। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हम कहीं ना कहीं अपना बचपना खोने लग जाते हैं। हम कहीं ना कहीं जो एक डिवाइन विज़न, जिस तरीके से हम बचपन में सुपर नेचुरल चीज़ों से मतलब कहीं ना कहीं अफेक्ट होते थे, स्पिरिचुअलिटी थी बचपन में जो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी थी, वो जैसे जैसे हम एज बढ़ती है हमारी, जैसे जैसे हम दुनिया के रंग में रंगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें खो जाती हैं। ये उसी चीज़ पे लिखी गई, ये उसी फीलिंग्स पे लिखी गई आपकी ओड है। तो इस पे देख लेते हैं इसकी की थीम क्या है। तो प्री एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, प्लेटो का आइडिया दिया गया है इसमें। ग्लोरी फेड्स विद एज, मतलब जो हमारे अंदर को बचपना है, जो हमारे अंदर की इनोसेंस है, वो कहीं ना कहीं एज के साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। चाइल्डहुड क्या है, क्लोजेस्ट टू डिवाइन। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि चाइल्डहुड जो है सबसे क्लोज है डिवाइन के। अडल्टहुड क्या है, अडल्टहुड क्या है, लॉस करता है हमारी इनोसेंस का, हमारे बचपने का। हम जो जिस तरीके का एक स्पिरिचुअलिटी होती है हमारे अंदर, एक डिवाइन जो फीलिंग होती है हमारे अंदर, उसको लॉस करता है क्या, अडल्टहुड। मेमोरी एज कंसोलेशन, और नेचर रिटेन्स स्पिरिचुअल पावर, कि नेचर के पास क्या है, स्पिरिचुअल पावर। और जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई लाइन है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये इसी से आती है, किससे, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी से। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, हेवन lies about us in our infancy. Our birth is but a sleep and a forgetting. Our birth is but a sleep and forgetting. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई लाइन है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे जब कभी डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे इनको भी। आगे आ जाते हैं, अब क्विक रिवीजन हम एक कर लेते हैं जो जो भी चीज़ें हमने पढ़ी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इनके अकॉर्डिंग पोइट्री की डिफिनेशन क्या है, जो कि इन्होंने किसमें दी थी, प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट्स में दी थी 1800 में। 1800 में जब इन्होंने लिरिकल बैलेट्स का प्रीफेस लिखा था, तब इन्होंने लिखा था कि पोइट्री इज़ एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। थ्योरी ऑफ नेचर है, इसमें हमने डिस्कस किया है कि नेचर किस किस चीज़ का काम करता था। तो नेचर एक टीचर का काम करता था, नेचर एक हीलर का काम करता था, और नेचर एक मोरल गार्जियन का काम करता था। पैंथेस्टिक डिवाइन प्रेजेंस ऑफ नेचर इन ऑल नेचुरल थिंग्स, ये बताता है कि, ये भी हमने डिस्कस किया कि जो रोमांटिक एरा के जो भी राइटर्स थे उनका कैसा व्यू पॉइंट था नेचर को लेकर के, पैंथेस्टिक था। वो ये सोचते थे कि सभी चीज़ें आपस में क्या है, नेचर से ही जुड़ी हुई हैं, नेचर की ही हैं। ठीक है। लैंग्वेज ऑफ पोइट्री में हमने क्या देखा था, तो लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन, रस्टिक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते थे। कौन, रस्टिक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते थे वर्ड्सवर्थ। और की डेट्स क्या हैं, तो की डेट्स थी ये हमारी 77 में बॉर्न हुए थे, उनका बर्थ हुआ था। 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी। 1802 में प्रीफेस आया था। 1843 में ये पोएट लॉरेट बने थे, और 1850 में क्या हो गए थे ये, 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, सारे ही एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी. यू मस्ट enjoy the class, and hope I'll continue this series further, and hope you will study further. Thank you, class.